एटॉमिक साइज, अगर हम इनके एटॉमिक साइज़ की बात करें तो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो शेल है वो सेम रहती है, 6 पीरियड 7 पीरियड सबके पास नंबर ऑफ शेल सेम है। पर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस से प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, और जब जैसे ही न्यूक्लियस से प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट शेल को जो है वो अंदर की ओर पुल कर देगा, जिससे साइज़ छोटी होगी। तो लैंथेनाइड्स में भी ये देखने के लिए मिलता है कि सीरियम से यदि हम ल्यूटेटियम तक जाएँ तो साइज़ छोटी होती है, इसे कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और वैसे ही यदि हम थोरियम से लॉरेंशियम तक जाए तो वहाँ भी साइज छोटी होती है, उसे कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और हम ये देखना चाहते हैं इस लैंथेनाइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता क्या है। तो ये चीज़ समझनी है कि दोनों ही टाइप ऑफ एलिमेंट में, सभी 28 एलिमेंट्स में, जो आउटर मोस्ट शेल है जिसके पास s सब शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, अंदर जो है वो d सब शेल है, पेनल्टीमेट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, और एंटी पेनल्टीमेट शेल में f सब शेल है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन है। और हम ये जानते हैं कि कभी भी कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करता है तो या तो वो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है। एंटी पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं हो पाते, बहुत अंदर साइड है। तो अगर जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके पास यहाँ आउटर मोस्ट शेल में जो एस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है, डी सेम है, अलग जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब दे विल शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये प्रॉब्लम है जिसे कारण उन्हें सेपरेट करना ही बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मिक्सचर मिल जाए कि अलग अलग करना है तो कैसे अलग अलग करें, क्योंकि ऑलमोस्ट दे आर शोइंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी जो रिजल्ट्स की बात करूँगी, कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसके इंसेक्शन के रिजल्ट्स में पहला रिजल्ट तो ये आता है कि दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। और इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होने की वजह ये है कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में एस में इलेक्ट्रॉन सेम है, पेनल्टीमेट शेल जो पार्टिसिपेट कर सकती है बॉन्डिंग में उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, और जो फ़र्क है एफ के इलेक्ट्रॉन में वो है एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द थिंग, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ये थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट अगर किसी प्रॉपर्टी में करते भी हैं तो इनमें डिफरेंस जो आता है वो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ में ही आता है, जैसे इनकी सॉल्युबिलिटी में फ़र्क होता है, इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में फ़र्क होता है, और इनके हाइड्रेशन में फ़र्क होता है। इसके अलावा दे आर शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि इनका जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है बहुत अंदर जो पार्टिसिपेटिंग को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम इन्हें सेपरेट करना चाहते हैं, सेपरेशन इनका करना चाहते हैं तो हमें गिनती की मैथड से जिससे हम इनको अलग कर सकते हैं, लाइक ये आप इन्हें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इससे इन्हें अलग किया जा सकता है, या आयन एक्सचेंज मैथड एक होती है उससे अलग किया जा सकता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि जो डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, रिएक्शन में जैसा बैलेंस हो पेनल्टीमेट शेल पार्टिसिपेट करेगी जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कुछ ही प्रॉपर्टीज़ है जिसमें डिफरेंस दिखाते हैं और कुछ ही तरीके जिनसे आप इन इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज मैथड है जिससे अलग कर सकते हैं। तो पहला रिजल्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। सेकेंड, सिमिलर साइज। ये बात की जा चुकी है कि जो 6th पीरियड के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 7th पीरियड की इनकी साइज सेम होती है। जो 5th है और 6th है और 7th उनकी साइज सेम होती है। वजह ये दी गई थी कि यहाँ पर जो लैंथेनाइड रखा है 57 का, उसके बाद में हाफनियम रखा होता है। तो यहाँ पे जब लैंथेनाइड जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उसके बाद अगर हाफनियम रखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर 72 है, तो बीच के 14 एलिमेंट रखे ही नहीं गए क्योंकि उठा के नीचे रख दिए गए। इसकी एक वजह ये होती है, हमने ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये डिसाइड किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट साथ में रखे जाएंगे तो एफ ब्लॉक यहाँ रखे नहीं जा सकते क्योंकि वो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं दिखाते डी ब्लॉक से। दूसरी वजह है कि अगर हम सोचिए हम रख दिए तो कितनी लंबी पीरियोडिक टेबल हो जाएगी। तो दो वजह,
एक तो ये नियम मेंटेन करने के लिए कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट साथ में होना चाहिए, और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के समान नहीं होती, हमने उसको नीचे रखा। और दूसरा अननेसेसरी पीरियोडिक टेबल की साइज़ ना बढ़ जाए, से उसको नीचे रख दिया। अब अगर ये नीचे रख दिए गए तो ये लेफ्ट टू राइट छोटे हुए, जिसे कहा हमने कॉन्ट्रैक्शन ने साइज़ छोटी की। और हाफनियम के पास में जिरकोनियम एक एलिमेंट होता है जिसके कंपेयर में एक्स्ट्रा शेल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 शेल है और इसके पास में है 6 शेल। तो साइज़ शेल एक्स्ट्रा होने से हाफनियम की साइज़ बड़ी, और राइट में होने के कारण, 9th यूनिट के राइट में होने के कारण जो छोटे हो रहे हैं साइज़ कम हो। तो ये दोनों फैक्ट मिलकर ये जो साइज़ है वो सेम कर देते हैं। तो सिमिलर साइज़ की वजह लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण हमारी जो सीरीज़ है 5th पीरियड की जो सीरीज़ है, मतलब जो 4D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ है और 6D सीरीज़ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उनकी जो साइज़ है वो सेम होती है, सिमिलर साइज से कारण बहुत अच्छा लॉइस बना सकते हैं। हमने ये ट्रांजिशन एलिमेंट में डिस्कस किया था। बेसिक कैरेक्टर कम होता जाता है। इन सब की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेज हमने कहा था +3 है, तो जनरली जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो इस तरह फॉर्मूले के बनाते हैं LNOH होल थ्राइस, जिसमें जब पहला मेंबर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो पहला ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, वही लास्ट एलिमेंट जो है इनका सबसे कम बेसिक। और सेम बिहेवियर एक्टिनाइड्स में दिखेगा, पहला सबसे ज़्यादा बेसिक, लास्ट सबसे बेसिक, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो साइज़ छोटी होती जाती है एलिमेंट की। तो एलिमेंट की साइज़ छोटी होने से जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, ये OH आयन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, साइज़ छोटी हुई, न्यूक्लियस आसानी से इसके कांटेक्ट में आ पा रहा है, तो ये पुल कर लेता है, पोलराइज कर लेता है, खींच लेता है। 50 सुनने पड़ेंगे आप केमिकल बॉन्डिंग में, खींच लेता है इसका प्रोटॉन जो है वो साइज़ छोटे होने का, जिसमें क्रिएट हो जाता है कोवलेंट कैरेक्टर। तो क्योंकि बॉन्ड कोवलेंट होता जा रहा है, पानी में उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, OH की क्वांटिटी वो कम देने लगेगा, और OH की क्वांटिटी कम देने से बेसिक नेचर कम होता जाएगा। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक तो सिमिलर केमिकल नेचर है, इसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो सीरीजेज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की 4D 5D 6D, उनकी साइज़ सेम हो जाती है, और बेसिक नेचर जो है साइज़ छोटे होने से कम होता जाता है, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो पानी में उसका आयोनाइजेशन भी कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके मेटलिक नेचर की। तो ऑब्वियसली दे ऑल आर मेटल, और मेटल होने के कारण में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मिलती है, लाइक दे आर मैलेबल, दे आर डक्टाइल। तो इसके अलावा ये भी याद रखना जरूरी है, कुछ वेरिएशन देखा गया मेटलिक नेचर से, जैसे कि दे आर हैविंग लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब वायर बनाया जाता है मेटल से तो उसे खींचा जाता है, तो जितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ एस ब्लॉक के मेटल और डी ब्लॉक के मेटल में होती है उनमें नहीं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं करती। फिजिकल स्टेट की बात करें ये मेटल की तरह लस्ट्रस नेचर दिखाते हैं, सिल्वरी वाइट मेटल। बट गेट टार्निश इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। टार्निश होना मतलब अपनी चमक खो देना। दे गेट टार्निश इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। बट दे आर नॉट इफेक्टेड बाय एसिड्स। पर इनमें एसिड का इफेक्ट नहीं होता है। सिल्वरी वाइट है, चमक है, पर ये अपनी चमक सिर्फ अल्कली के प्रेजेंस में खोता है, एसिड से इफेक्टेड नहीं होते, नॉट इफेक्टेड बाय एसिड। कलर ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन एफ जो सबशेल स्प्लिट हो जाती है, तो दे कलर ड्यू टू FF ट्रांजिशन। जैसे वहाँ D सबशेल के बीच में ट्रांजिशन होता है, वैसे यहाँ F के बीच में ट्रांजिशन के कारण होता है, FF ट्रांजिशन के कारण कलर दिखाते हैं। बट ऑब्वियसली अगर कॉन्फिगरेशन F0 F14 है तो कलर नहीं दिखाएंगे, तो दे आर कलरलेस
विथ F0 एंड F14 कॉन्फ़िगरेशन। F0 में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांजिशन के लिए, और F14 में पूरा भरा हुआ है, जाने की जगह नहीं है। इस कॉन्फ़िगरेशन में ये कलरलेस हो जाएंगे। उसके बाद में हम इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें। जनरली पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनमें होते हैं वो ऑटोमैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जिनमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑटोमैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, जिन्हें डायमैग्नेटिक कहते हैं। क्योंकि एफ में इतने सारे इलेक्ट्रॉन भरने की पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, इससे जनरली ये पैरामैग्नेटिक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। बट एक्सेप्शन की अगर बात करें तो अगर कॉन्फ़िगरेशन F0 है या F14 है, एग्जाम्पल देते हैं, सीरियम पे यदि +4 चार्ज तो ये F0 हो जाएगा, या ल्यूटेटियम पे यदि +3 चार्ज है तो F14 हो जाएगा। तो ये जो है डायमैग्नेटिक होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में देखा था कि डी सबशेल खाली होने का जो लिगेंड्स होते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं, उनसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वैसे ये भी बना लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है वो इनमें है, जैसे इनकी भी छोटी साइज़ है और स्मॉल साइज के कारण न्यूक्लियस आसानी से अप्रोच कर लेता है लिगेंड को। दूसरा, हाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है जो कि अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा लिगेंड को। और थर्ड है एम्प्टी ऑर्बिटल, वो भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होंगे तो जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन रखेगा तो एम्प्टी ऑर्बिटल। और ये भी याद रखना है, एक्टिनाइड की साइज़ छोटी होने का लैंथेनाइड के कंपेयर में एक्टिनाइड्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लैंथेनाइड के कंपेयर में एक्टिनाइड्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जो 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो होने चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो सब इनके पास में स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है रिएक्टिविटी। दे आर हाईली रिएक्टिव। और लैंथेनाइड्स की बात करें, एक्टिनाइड्स की बात करें, दोनों ही रिएक्टिव है, मगर लैंथेनाइड के कंपेयर में एक्टिनाइड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली थोड़ी कम होने से वो ज़्यादा एक्टिविटी दिखाता है। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं सबके साथ में रिएक्शन करते हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, ये हैलाइड्स भी बनाते हैं, ये हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। तो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ये चाहे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या कुछ हो, ये आसानी से ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनका जनरल फार्मूला जो होता है वो था M2O3, जिसमें हम देख चुके हैं कि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। पर एक एक्सेप्शन है जिसकी बात करूँगी मैं, कि सीरियम एक एक्सेप्शन है जिसका कॉमन ऑक्साइड्स का फॉर्मूला मैच नहीं करता, वो है CeO2। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ज़्यादा बनाता है। इसके अलावा इटरबियम की बात करेंगे, इसकी खासियत होती है, जैसे हम क्रोमियम में पढ़ते हैं कि अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है ऑक्साइड की, जिससे थोड़ी देर बाद उसका ऑक्सीडेशन बंद हो जाता है। वैसे इटरबियम भी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देगा उसके ऊपर, और इस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के कारण थोड़ी देर बाद उसका ऑक्सीडेशन कम बंद हो जाएगा। अगर ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो हाइड्रोक्साइड जो है ये हॉट वाटर के साथ में बनाते हैं। तो अगर इसको हॉट वाटर के साथ इनको ट्रीट किया जाए तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका जनरल फार्मूला MOH होल थ्राइस होता है। हम ये बात कर चुके हैं कि इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर कोवलेंट कैरेक्टर बनने से बेसिसिटी कम होती जाती है। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें तो ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और ये जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उन हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है MH3। इसके अलावा ये बाकी एलिमेंट जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, इनके साथ भी रिएक्शन करते हैं,
इसमें आपको एक बताऊँ कि सल्फ़र को इनकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि सीरियम को, हमारा जो पहला एलिमेंट था सीरियम जो होता है, जो सीरियम एलिमेंट है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए स्कैवेंजर। यदि कहीं पर सल्फ़र है और उसे हमें एब्जॉर्ब करना है तो सीरियम को उसके स्कैवेंजर के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे कुछ सॉल्ट है जो याद रखना है, कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ सॉल्युबल नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की, जो पानी में नहीं घुलते। इसके इनसॉल्युबल सॉल्ट में आते हैं कार्बोनेट, इनसॉल्युबल है। इसके ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है। क्रोमेट इनसॉल्युबल है वाटर में। ऑक्सलेट इनसॉल्युबल है वाटर में। हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है पानी में। फॉस्फेट इनसॉल्युबल है और फ्लोराइड इनसॉल्युबल है। तो मैंने ये सॉल्ट बताए जो कि पानी में इनसॉल्युबल है। अब बात करते हैं सॉल्युबल कौन से इसके सॉल्ट पानी में। सॉल्युबल सॉल्ट में जो आते हैं वो आते हैं परफ्लोरेट, ऑक्सी एसिड्स, नाइट्रेट्स एंड एसीटेट। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कुछ शॉर्टकट आपको मदद कर सकते हैं। जैसे अगर इनके पहले वर्ड को जोड़े तो पौना, हिंदी में शब्द होता है पौना, पौना किलो, पौन वर्ड जो होता है वो आपको मदद कर सकता है इसको याद करने में। और यहाँ पे एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश करें तो कोका कोला है क्या, कोका कोला है क्या में पहला आपका सी कार्बोनेट हो गया, दूसरा ऑक्साइड हो गया, तीसरा क्रोमेट हो गया और अगला जो है कोको है क्या, ओ जो है वो ऑक्सलेट हो गया, है क्या का हाइड्रोक्साइड हो गया। और यहाँ पर पहला फिर आपका जो पहला वर्ड का पी है वो आपको याद रखने में मदद करेगा फॉस्फेट को, फिर का जो एफ वर्ड है वो फ्लोराइड को याद करने में मदद कर सकता है। तो ये जो है कुछ सॉल्ट है जो इनसॉल्युबल है और कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो सॉल्युबल है। तो इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो ब्लॉक एलिमेंट का आता है वो आता है मिश मेटल। मिश मेटल एक अलॉय है, ये एक बहुत पूछा जाने वाला सब्सटेंस है कि क्या बनाते हैं। दिस इज अलॉय, नाम है इसका मिश मेटल, बट इट्स अलॉय। इसमें कंपोजिशन में देखें तो इसमें 94 से 95% तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन सीरियम का होता है। 5% इसमें आयरन होता है और ट्रेस मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जो क्वांटिटी कहीं जाना चाहिए उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट जैसे कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। तो ये सब मिलके एक अलॉय बनाते हैं दैट इज कॉल्ड मिश मेटल। 94 से 95% एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें सीरियम की कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है, 5% आयरन होता है और ट्रेसेस में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर होता है। और यहाँ पर ये जो है एप्लीकेशन क्या होती है इसकी देखते हैं। तो ये फ्लिंट ऑफ लाइटर, एक स्पार्किंग पार्ट जिससे लाइटर जलता है, तो फ्लिंट ऑफ लाइटर और बुलेट शेल, बॉम्ब शेल्स जो होती है एक्सप्लोज जो वेपन्स में यूज़ होती है उनको बनाने में इसका काम होता है, प्रिपरेशन का होता है। तो आप देखेंगे सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट में सीरियम एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो सीरियम की बात करें तो सीरियम एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हम फिलहाल एप्लीकेशन में बात करें लैंथेनॉइड्स की, तो लैंथेनॉइड्स से इम्पॉर्टेंट अलॉय बनता है मिश मेटल जिसमें 94 से 95% तो 4F सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं। मेनली उसमें सीरियम होता है, बाकी आयरन के साथ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन जैसे एलिमेंट होते हैं। तो ये लाइटर के फ्लिंट और बुलेट शेल बनाने में ये काम आता है। फिर सेकंड
जो सेरियम का कंपाउंड है जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सेरियम सल्फेट, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज होता है। और सेरियम के बाकी कंपाउंड्स की बात करें तो ये लेड एक्यूमुलेटर बैटरी काफ़ी जगह काम आता है, लाइक ये गॉगल्स को कलर करने में, टीवी की ट्यूब्स में, और लेड एक्यूमुलेटर बैटरी इन सब में काम आता है, लेड के कंपाउंड। और जहाँ हमने मिश मेटल की बात की, यदि मिश मेटल में कुछ 3% मैंगनीज मिला दिया जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट बनाने में काम आता है, इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट बनाने के लिए काम आता है। तो ये हो गया हमारे लैंथेनाइड्स की बात। अब आते हैं एक्टिनाइड्स पर। तब हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स के एप्लीकेशन की। इसमें पहला जो सब्सटेंस है वो है थोरियम 232। इसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इसे पहले चेंज कर दिया जाता है यूरेनियम 233 में, और इस यूरेनियम 230 को न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस होती है, एक रेडियो एक्टिव जो एटॉमिक पाइल या न्यूक्लियर रिएक्टर में कराई जाती है, और इसमें न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जिसे हम कम बेनिफिशियरी इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में कर सकते हैं, या जो एटम बम्स होते हैं उसका बेसिक फंक्शन भी न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है। तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है उसमें एक काम। इसके अलावा जो थोरियम है वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। यूरेनियम जो है ग्लास को ग्रीन कलर देंगे तो आता है। और यूरेनियम का नीचे में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप दैट इज़ यूरेनियम 233 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में। बताया न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के बारे में, ये एक मेथड होती है जो एटॉमिक पाइल न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से कराई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे जिसमें रावत भाटा फेमस है कोटा का, और इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम चेन्नई वो फेमस है, गुजरात में नरोडा है। तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कराकर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कराया जाता है। फिर उसके बाद में आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन 131 ये थायराइड ग्लैंड के कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और इसके अलावा एक एलिमेंट है प्लूटोनियम 239, ये भी न्यूक्लियर फिजन में यूज़ होता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, उसे एटॉमिक रिएक्टर नहीं कहते, उसकी प्रोसेस थोड़ी सी वर्किंग अलग होती है। तो ये ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ होता है। और ये जो ब्रीडर रिएक्टर है इसका काम भी यही है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, एनर्जी प्रोडक्शन करना जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह लैंथेनाइड में काफ़ी हेल्पफुल सब्सटेंस है जो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, और एक्टिनाइड भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं।